नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज रेलवे के अफसरों का एक शर्मनाक कारनामा सामने आया। अलीपुरद्वार डिवीजन के अफसरों ने बीएसएफ के जवानों के ट्रैवल के लिए ऐसी ट्रेन भेजी जिसमें चारों तरफ गंदगी का अंबार था। डिब्बों में कॉकरोच घूम रहे थे, सीटों के कवर फटे हुए थे, कुछ बर्थ गायब थी, वहां सिर्फ लोहे के फ्रेम दिखाई दे रहे थे, खिड़कियां टूटी हुई थी, वॉशरूम पूरी तरह से टूटा फूटा था, निहायती गंदा था। ये कंडीशंस इनह्यूमन थी। बीएसएफ के जवानों ने ट्रेन की हालत देखी, नाराजगी जाहिर की। इन जवानों ने टूटी और अग्नि ट्रेन के डिब्बों का वीडियो बनाया और इसे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया, टीवी चैनल्स को भेज दिया। और जैसे ही बात पब्लिक के सामने आई, बीएसएफ के अफसरों तक पहुंची तो उन्होंने इसकी शिकायत रेल मंत्रालय से की। और रेल मंत्री तक जब बात पहुंची तो अश्विनी वैष्णव ने वीडियो देखने के बाद तुरंत एक्शन लिया। सबसे पहले दूसरी ट्रेन का इंतजाम करने का आदेश दिया। बीएसएफ के जवानों के लिए टूटी फूटी ट्रेन भेजने वाले 4 अफसरों को तुरंत सस्पेंड कर दिया गया। पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए गए। लेकिन रेलवे अफसरों ने जो किया वो निहायत शर्मनाक है, दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसका सबूत वो वीडियो है जिसे देखने के बाद अश्विनी वैष्णव ने एक्शन लेने में देर नहीं लगाई। तो वीडियो आप देखिए, आपको भी लगेगा कि किस हालत में। दरवाजा टूटा हुआ है, दरवाजा ही नहीं है, दरवाजा टूटा हुआ है। वो देखिए सर, लाइट्स, कैसे टॉयलेट करेगा इसमें बंदा। सर ये तो चेंज होने चाहिए सर, ये वाले डब्बे तो बिल्कुल चेंज होने ही चाहिए सर। ये तो ऐसी सिचुएशन में तो आई डोंट थिंक सो कि ट्रैवल करना सही है। ये इनह्यूमन टाइप कंडीशन है सर। पानी पानी आ गया सर, ये क्योंकि खिड़कियां है नहीं, खिड़कियों में सब में छेद है। ये देखिए, ये देखिए सर, क्या सर इसमें क्या दिखाएं। और ऐसे तो सर मोस्ट रेवेन्यू जनरेटिंग जो वो है हमारा, शायद यही है, रेलवे ही। ऐसी ट्रेन में सर अगर फोर्स पर्सनल को अगर ये वो करेंगे, ट्रैवल करवाएंगे, तो आई डोंट थिंक सो क्या ही करेंगे। अब जरा सोचिए, 36 घंटे की यात्रा बीएसएफ के जवान ऐसे कोच में, ऐसी ट्रेन में करते तो उनका क्या हाल होता। असल में 3 जुलाई से अमरनाथ की यात्रा शुरू हो रही है। इसी सुरक्षा के लिए होम मिनिस्ट्री ने नॉर्थ ईस्ट में तैनात बीएसएफ की 13 कंपनियों के 1200 जवानों को जम्मू में पोस्ट करने का आदेश दिया है। बीएसएफ के जवानों और अफसरों को त्रिपुरा के उदयपुर से जम्मू तक ट्रेन से जाना था। इसलिए बीएसएफ की तरफ से 6 जून को रेलवे मंत्रालय से स्पेशल ट्रेन की मांग की गई। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे जोन के अलीपुरद्वार डिवीजन ने 9 जून को ट्रेन भेज दी। बीएसएफ के डिप्टी कमांडेंट रैंक के ऑफिसर ने ट्रेन का मुआयना किया, इंस्पेक्शन किया, तो वो हैरान रह गए। ट्रेन की हालत देखकर ऐसा लगा कि रेलवे के अफसरों ने यार्ड में खड़ी पुरानी बेकार बोगियों को इंजन के साथ अटैच करके भेज दिया। एक बोगी में तो सीटें ही गायब थी, खिड़कियों के कांच टूटे थे, दरवाजे जाम थे, टॉयलेट की हालत तो और भी ज्यादा खराब थी। हर कोच में कॉकरोच घूम रहे थे। नोट करने वाली बात यह कि बीएसएफ की तरफ से रेलवे को जो रिक्वेस्ट भेजी गई थी उसमें साफ साफ लिखा गया था कि जो ट्रेन भेजी जाए उसमें AC 2 के 2 कोच, AC 3 के 2 कोच, 16 स्लीपर कोच और 4 जनरल कोच होने चाहिए। लेकिन अलीपुरद्वार डिवीजन के अफसरों ने जो ट्रेन भेजी उसकी हालत कैसी थी ये आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं।
बीएसएफ के अफसर ने ट्रेन का वीडियो बनाया, उसे हेडक्वार्टर भेजा और उसके बाद बीएसएफ हेडक्वार्टर से वीडियो के साथ एक शिकायत रेलवे मिनिस्ट्री को भेजी गई। अरे देखिए, कम से कम हजारों की मात्रा में कॉकरोच घूम रहे हैं यार। बुरे हाल है इस ट्रेन के। देखिए ये देखिए ऊपर हाल सर, पूरा बारिश बुरिश सब नीचे आएगा इसमें। बिल्कुल ठीक नहीं है इस ट्रेन की कंडीशन। मतलब ट्रैवल करने लायक तो सर ये है नहीं, और 5-6 दिन लायक तो बिल्कुल नहीं है सर। बहुत बुरा हाल है, ऐसा लग रहा है कहीं डंप यार्ड से उठा के डिब्बे जोड़ दिए इन्होंने। ये देखिए पूरी की पूरी खिड़कियां सब खराब। ये देखिए ऊपर ऐसा लग रहा है सर गंद भरा हुआ है ऊपर सारे में। अरे कई सदियों तक ये खड़ी हुई थी ट्रेन और अभी निकल के आई है वहां से। बिल्कुल वर्किंग गोइंग कंडीशन में तो है नहीं सर ये। अगर जबरदस्ती अगर ढकना हो तो वो अलग बात है। लाइट वाइट है नहीं सर यहाँ, और बहुत ही बैड सिचुएशन सर। ये देखिए सर, मतलब ऐसा समझ सकते हैं सर कि ये ट्रेन में मतलब सफर करना लगभग नामुमकिन है। ऐसे तो हाल देखिए सर, पूरा ट्रेन में छेद ही छेद है पूरी से। ओके रुकिए, देखिए ये सामने पूरा टूटा हुआ बुरा हाल। आतंकवादियों से लड़ना हो या सीमा की सुरक्षा हो, बीएसएफ के ये जवान कठिन हालात से डरते नहीं। अमरनाथ यात्रा के दौरान ये जवान दिन रात श्रद्धालुओं की सुरक्षा करेंगे। इससे जवानों के लिए ऐसी खराब ट्रेन भेजकर रेल के अफसरों ने जो लापरवाही दिखाई वो वाकई में बर्दाश्त के काबिल नहीं है। वेरी बैड स्टेट, वेरी एक्सट्रीमली बैड स्टेट। एक्सट्रीमली बैड स्टेट, वर्स्ट स्टेट ऑफ अफेयर्स। फुल बोगी इज बैड, वेरी बैड स्टेट ऑफ अफेयर्स। ये तो शायद मुझे लगता है कहीं खड़ी हुई बोगी ले ली इन्होंने। सबके बुरे हाल है। ये देखिए, जैसे ये वीडियो रेलवे मिनिस्टर तक पहुंचा तो अश्विनी वैष्णव ने तुरंत एक्शन लिया। अलीपुरद्वार डिवीजन के कोच, डिपो के ऑफिसर और 3 सेक्शन इंजीनियर्स को तुरंत सस्पेंड कर दिया। आज अश्विनी वैष्णव ने कहा इस मामले में कल ही एक्शन हो गया था। सरकार जवानों की सुविधा और उनके सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं करेगी। रेलवे मिनिस्टर ने कहा कि बीएसएफ के जवानों के लिए दूसरी ट्रेन की व्यवस्था तुरंत कर दी गई। उस पर ऑलरेडी एक्शन कल ही लिया जा चुका था। वो ट्रेन की रेक कल ही रिप्लेस कर दी गई थी और जो 4 अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार थे उनको सस्पेंड भी कर दिया गया। रेलवे बोर्ड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर दिलीप कुमार ने माना गलती तो हुई है, लेकिन रेलवे ने लापरवाह अफसरों के खिलाफ तुरंत एक्शन भी लिया। 4 अफसरों को सस्पेंड कर दिया। जवानों के लिए दूसरी ट्रेन का इंतजाम किया गया। दिलीप कुमार ने कहा चाहे जवान हो या अमर हो, सबकी सुविधा का ध्यान रखना रेलवे की जिम्मेदारी है। भारतीय रेलवे ने उन जवानों को त्रिपुरा से जम्मू कश्मीर ले जाने के लिए अलग से ट्रेन की व्यवस्था की है और पूरी तरह से बेहतर रेक जो है वह हमने अपने जवानों के लिए उपलब्ध कराए हैं। कुछ लोगों की लापरवाही सामने आई है। रेलवे द्वारा उन दोषी अधिकारियों को निलंबित किया गया है। ऐसे 4 अधिकारी चिन्हित किए गए हैं जिनकी लापरवाही सामने आई है और 4 अधिकारियों को अलीपुरद्वार मंडल द्वारा निलंबित किया जा चुका है। जवानों सहित देश के हर नागरिक को एक सुखद सुखमय ट्रेवल का आनंद मिले और वह अच्छी तरीके से यात्रा करें, यह हमारा ध्येय रहता है। अश्विनी वैष्णव के सख्त रुख के बाद बीएसएफ के जवानों के लिए नई ट्रेन त्रिपुरा के उदयपुर पहुंच चुकी है। इसकी तस्वीरें भी आपको दिखा देता हूं। अब से कुछ देर पहले यह ट्रेन बीएसएफ के जवानों को लेकर त्रिपुरा से निकली है। जम्मू पहुंचने से पहले रास्ते में यह ट्रेन असम और पश्चिम बंगाल में रुकेगी। यहां से बीएसएफ के जवानों को लेगी और फिर परसों जम्मू पहुंचेगी। बीएसएफ की जिंदा दिली देखिए, बुरा नहीं माना,
अब से थोड़ी देर पहले बीएसएफ की तरफ से एक अच्छी तस्वीर पोस्ट की गई है। यह वीडियो इंडिगो की दिल्ली से बेंगलुरु की फ्लाइट का है, जिसमें फ्लाइट क्रू ने उस विमान में सफर करने वाले बीएसएफ के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर राजप्पा बीडी का सम्मान किया। असल में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 7 और 8 मई को जब इंटरनेशनल बॉर्डर पर पाकिस्तान भारी गोलीबारी कर रहा था, उस वक्त एएसआई राजप्पा बीडी ने अपनी जान जोखिम में डालते हुए अपने साथियों को बचाया था। इंडिगो फ्लाइट के क्रू ने एएसआई राजप्पा की इस बहादुरी के लिए फ्लाइट में उनका सम्मान किया। इस उड़ान में एक बेहद खास यात्री का सम्मान करना हमारे लिए गौरव की बात है। 7 और 8 मई को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सीमा सुरक्षा बल की 165 बटालियन के सहायक उप निरीक्षक जनरल ड्यूटी राजप्पा बीटी ने जम्मू क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भारी गोलाबारी के बीच अपने साथियों की सहायता करते हुए गंभीर रूप से चोट पाई। उनके साहसिक और निस्वार्थ काम के लिए आइए हम उनका सम्मान करें। जय हिंद। थैंक यू ऑल फॉर योर अटेंशन एंड योर सपोर्ट। इस फ्लाइट में जिस तरह बीएसएफ के जवान का सम्मान हुआ, वो पूरे देश की भावना है। और रेलवे में बीएसएफ के जवानों का जो अपमान हुआ, वो अफसरों की लापरवाही है। मैं उन अफसरों की तारीफ करूंगा जिन्होंने गंदे टॉयलेट, टूटी खिड़कियों का वीडियो बनाया, बिना डरे इनह्यूमन कंडीशंस को दिखाया। बीएसएफ के अनुशासित जवानों ने किसी तरह का हंगामा नहीं किया, प्रॉपर चैनल के थ्रू अपनी शिकायत रेलवे तक पहुंचाई। इसके लिए रेलवे को उनसे माफी मांगनी चाहिए इन कंडीशंस के लिए। मैं रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव की तारीफ करूंगा कि उन्होंने तुरंत एक्शन लिया, इस मामले को दबाने की, छुपाने की कोशिश नहीं की, लीपापोती करने की कोशिश नहीं की। लापरवाही के लिए जो अफसर जिम्मेदार थे उनको सस्पेंड कर दिया, पूरे मामले की जांच के आदेश दिए और बीएसएफ के जवानों के लिए तुरंत दूसरी ट्रेन का इंतजाम भी किया। रेलवे मिनिस्टर ने जो काम किया वो हमारे वीर पराक्रमी जवानों के प्रति देश की भावना के अनुरूप है, नए भारत की नई सोच का रिफ्लेक्शन है। रेलवे को इंश्योर करना होगा कि ऐसी घटना दोबारा ना हो। बीएसएफ के जिन जवानों को खराब ट्रेन दी गई थी, वो असल में जम्मू के लिए रवाना हुए थे और यहां उन्हें अमरनाथ यात्रा के लिए एडिशनल फोर्स के तौर पर तैनात किया जाएगा। अमरनाथ आने वाले यात्रियों की सुरक्षा के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना के अलावा बीएसएफ और सीआरपीएफ समेत दूसरे अर्धसैनिक बलों के 42,000 से ज्यादा जवानों को लगाया गया है। अमरनाथ यात्रा की तैयारियां करीब करीब पूरी हो चुकी हैं। आज जम्मू कश्मीर के गवर्नर मनोज सिन्हा ने यात्रा के पूरे रूट का जायजा लिया, फिर अमरनाथ की गुफा में पहुंचकर सबसे पहले बाबा बर्फानी के दर्शन किए, पूजा अर्चना की। इसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर ने अनंतनाग के बालटाल में अमरनाथ यात्रा के लिए की जा रही व्यवस्था की समीक्षा की। मनोज सिन्हा ने कहा, इस बार यात्रा की सुरक्षा के लिए फूल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं, यात्रियों की सुविधाओं का ख्याल रखा गया है, ठहरने और खाने पीने की व्यवस्था अच्छी है। इसलिए उम्मीद है कि इस बार अमरनाथ आने वाले भक्तों की संख्या का रिकॉर्ड भी टूटेगा। बाबा अमरनाथ की संपन्न हुई। मैं सभी बाबा के भक्तों से निवेदन करूंगा वो बड़ी से बड़ी संख्या में आवे। 3 जुलाई से यात्रा प्रारंभ होने वाली है और रक्षाबंधन 9 अगस्त तक चलेगी। श्राइन बोर्ड और जम्मू कश्मीर प्रशासन ने मिलकर के यात्री सुविधाओं में भी बड़ा विस्तार किया है। सुरक्षा की दृष्टि से भी हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना, सीआरपीएफ, बाकी हमारे सीएपीएफ के सभी अधिकारियों ने बड़ी चाक चौबंद व्यवस्था की है। इसलिए मुझे लगता है कि किसी को कोई कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। पूरी तरह से हमें बाबा का आशीर्वाद लें, कश्मीर की प्रगति और देश की प्रगति के लिए प्रार्थना करें। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई को शुरू होगी।
कश्मीर के लोगों को उम्मीद है कि भोलेनाथ की कृपा से कश्मीर में एक बार फिर रौनक लौटेगी। पहलगाम के आतंकी हमले के बाद टूरिस्ट में जो डर था वो खत्म हो जाएगा। जम्मू कश्मीर के होटल एसोसिएशंस हों या फिर ट्रैवल एजेंट्स हों, सबको उम्मीद है अमरनाथ यात्रा के लिए जो लोग कश्मीर आएंगे वो कश्मीरियों के मेहमान नवाजी के किस्से पूरे देश में पहुंचाएंगे। इससे कश्मीर के टूरिज्म को बहुत फायदा होगा। कश्मीर के कारोबारियों ने कहा अब तो ट्रेन भी श्रीनगर तक चलने लगी है। अगर एयरलाइंस अपने किराए में कमी करें तो टूरिज्म को बढ़ाने में और मदद मिलेगी। कल एक ने बैंगलोर से टिकट बनाई श्रीनगर के लिए 28,000 रुपए की। सो इट स्पीक्स, द एयरफेयर इटसेल्फ स्पीक्स कि कश्मीर वापस पटरी पे आ रहा है। हाँ, मेरा रिक्वेस्ट यही रहेगा अथॉरिटी से थोड़ा एयरफेयर के ऊपर कैपिंग रखे ताकि लोगों को ज़्यादा ट्रेन से बेनिफिट्स होंगे। ट्रेन से डेफिनेटली बेनिफिट्स होंगे। अगर एयरफेयर एक्सपेंसिव है, लोग कटरा तक आ सकते हैं एक ट्रेन में, वहाँ पर चेंज करके 3.5-4 घंटे में कटरा से श्रीनगर पहुँच जाएंगे, रिजनेबल प्राइस। अमरनाथ यात्रा के साथ साथ टूरिज्म भी वापस लौट आएगा। एब्सोल्युटली, क्योंकि देखिए एक बार 3.5 लाख लोग वापस जाएंगे तो दिस विल कन्वे अ पॉजिटिव मैसेज। आई एम श्योर पहले ही 10 दिन में इट विल बी अ गेम चेंजर इन फर्स्ट 10 डेज, क्योंकि जो पहले 10 दिन में वापस जाएंगे तो वही बताएंगे कि भाई सारा ठीक है, एंड विल सी पॉजिटिव। अभी ऑलरेडी शुक्र ऊपर वाले का, वी आर सीइंग पॉजिटिव रिजल्ट्स, क्योंकि जो लोग वापस जा रहे हैं दे आर कन्वेइंग, क्योंकि माउथ पब्लिसिटी इज द बेस्ट टूल। आप कितना भी कैंपेन कर लीजिए, लोगों को ट्रस्ट नहीं होगा। मैं आपको कुछ भी कहूँ लोग मुझ पे बिलीव नहीं करेंगे, लेकिन अगर उनका पड़ोसी या मोहल्ले वाला यहाँ पर विजिट करता है, वो वापस जाके उनको पॉजिटिव मैसेज जाएगा। that is going, they are going to trust him. So mouth publicity, we always believe in mouth publicity, and I'm sure inshallah in coming days we'll see better tourism. जम्मू कश्मीर की रोजी रोटी टूरिज्म से चलती है। 2024 में 3 करोड़ से ज्यादा टूरिस्ट कश्मीर पहुंचे थे, जिससे जम्मू कश्मीर को करीब 12,000 करोड़ रुपए की आमदनी हुई। लेकिन पहलगाम हमले के कश्मीर के होटल, डल लेक के शिकारे, हाउस बोट और कॉटेज सब सूने हो गए थे। 90% सैलानियों ने अपनी बुकिंग्स कैंसिल कर दी थी। लेकिन 6 जून को प्रधानमंत्री मोदी ने चेनाब पर दुनिया के सबसे ऊंचे पुल का उद्घाटन किया। कटरा से श्रीनगर के लिए वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। इसके बाद से टूरिज्म के सेंटिमेंट सुधरे हैं। पिछले 5 दिन में वंदे भारत ट्रेन के जरिए 4,500 से ज्यादा टूरिस्ट कश्मीर पहुंचे हैं। अब फ्लाइट्स, होटल्स और कॉटेज बुकिंग जोर पकड़ रही हैं। कश्मीर में टूरिस्ट इंडस्ट्री से जुड़े लोगों को उम्मीद है कि अमरनाथ यात्रा से टूरिज्म को बहुत बूस्ट मिलेगा। Time makes difference. So now entire country associations are trying to come here and create a difference. And definitely आप देखिए कहाँ अटैक के बाद 1 या 2 फ्लाइट्स आ रही थी। At the moment we have more than 20 flights landing every day. जनाब अमरनाथ जी यात्रा जो है एक बहुत बड़ा इवेंट होता है साल का हमारे यहाँ पे, and we are very much optimistic. The government is doing a lot of initiatives that have taken to safeguard the entire, sanitize the places, and we are optimistic this will be a game changer for sure. This is the best time to come to Kashmir and catch this moment. यात्रियों के लिए कोई खास पैगाम, कोई मैसेज? Just come to Kashmir and पूरे कश्मीर टूरिज्म इंडस्ट्री हो, कश्मीरी है, पूरे तहे दिल से आपका स्वागत करने के लिए तैयार है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला कल वंदे भारत से जम्मू पहुंचे थे। उन्होंने माता वैष्णो देवी के दर्शन किए और आज फारूक अब्दुल्ला इसी ट्रेन से वापस श्रीनगर पहुंचे। उन्होंने कहा कि ट्रेन कश्मीर के टूरिज्म सेक्टर के लिए वरदान साबित होगी। ये ट्रेन चलने से कश्मीर और बाकी देश के बीच संपर्क बढ़ेगा, भाईचारा बढ़ेगा। बहुत अच्छे दर्शन हुए जनाब, और हमें उम्मीद है जो हमने मांगा है वो पूरा करेंगे। हम चाहते हैं कि अमन हो, तरक्की हो, भाईचारा हो और हम लोग आगे बढ़ सकें, भारत आगे बढ़े और हम सब उसकी तरक्की में आए। बहुत खुशी हुई मुझे कि इस ट्रेन में भी आके जो शुरू हुई है, मैं समझता हूँ ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा एक नया कदम है, जिससे हम समझते हैं कि न सिर्फ माता की यात्रा के लोग बहुत आएंगे, बल्कि बहुत से लोग अब भोलेनाथ की यात्रा के लिए भी आएंगे और जम्मू कश्मीर के टूरिज्म को बहुत फायदा हो। अमरनाथ यात्रा जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए साल का बड़ा त्यौहार होता है। ये यात्रा हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक मानी जाती है। यात्रा के लिए टेंट्स का इंतजाम
कश्मीरी मुस्लिम करते हैं। यात्रियों को बाबा बर्फानी की गुफा तक ले जाने वाले घोड़े भी कश्मीरी मुसलमान ले जाते हैं। बर्फीले मौसम में कठिन यात्रा के दौरान बीमार श्रद्धालुओं की मदद करने वाले भी कश्मीरी मुसलमान होते हैं। पहलगाम में हमला करके हिंदू मुस्लिम के इसी भाईचारे को चोट पहुंचाने की साजिश की गई थी। मुझे पूरी उम्मीद है इस बार श्रद्धालु रिकॉर्ड संख्या में पहुंचेंगे और बाबा बर्फानी के आशीर्वाद से कश्मीर की वादियां एक बार फिर टूरिस्ट की भीड़ से गुलजार होगी। अब बात करते हैं उस मर्डर केस की जिसकी चर्चा घर घर में हो रही है। राजा रघुवंशी की वाइफ सोनम ने आज पुलिस के सामने कबूल कर लिया कि उसने ही अपने पति राजा की हत्या करवाई। उसके प्रेमी राज कुशवाहा के 3 दोस्तों ने राजा का मर्डर किया और फिर सबने मिलकर राजा की डेड बॉडी को गहरी खाई में फेंक दिया। वो राजा को मारने के इरादे से ही हनीमून के बहाने शिलोंग ले गई थी। आज सोनम के परिवार वालों ने भी मान लिया कि राजा के मर्डर में सोनम शामिल थी। सोनम के भाई ने राजा के घर जाकर उसके परिवार वालों से माफी मांगी और सोनम से सारे रिश्ते खत्म करने का ऐलान किया। आज मेघालय पुलिस ने सोनम के साथ साथ मर्डर में शामिल आकाश, आनंद और विशाल को कोर्ट में पेश किया। अब सभी से पूछताछ की जा रही है। मेघालय पुलिस ने आज क्या क्या बताया, रिमांड एप्लीकेशन में क्या खुलासे किए, उसकी डिटेल्स आपको दूं उससे पहले उस वक्त की तस्वीरें दिखाता हूं जब इंदौर में अचानक राजा रघुवंशी के घर सोनम का भाई पहुंचा और सबसे हाथ जोड़कर माफी मांगी। आज से ठीक 1 महीना पहले 11 मई को राजा की शादी हुई थी और 1 महीने में 2 परिवारों की दुनिया ही बदल गई। राजा की हत्या हो गई और पति की हत्या के आरोप में सोनम जेल पहुंच गई। हालांकि कल तक सोनम का परिवार यह मानने को तैयार नहीं था कि उनकी बेटी ने पति की हत्या जैसा खौफनाक गुनाह किया होगा, लेकिन आज सोनम का भाई गोविंद राजा के घर पहुंचा, राजा की मां के गले लगकर रोया, हाथ जोड़कर माफी मांगी और कहा सोनम कुछ भी कहे, लेकिन उसे समझ आ गया कि सोनम ने ही राजा की हत्या करवाई। राजा की मां रो रो कर यही पूछते रहे कि उसकी बेटी की गलती क्या थी। राजा से सोनम ने किस जन्म का बदला लिया। बहुत बड़ी गलती हो गई। राजा की मां बार बार यही कहती रही कि सोनम इतना बड़ा कदम उठा लेगी, इसका उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था। अगर सोनम के मन में ऐसा कुछ था, वो शादी से खुश नहीं थी तो बता देती, राजा की जान लेने की क्या जरूरत थी। सोनम के भाई गोविंद राजा की मां के इन सवालों का कोई जवाब किसी के पास नहीं है। वो सिर्फ रोता रहा, माफी मांगता रहा। मां से मिलने के बाद सोनम का भाई राजा के भाई विपिन के साथ घर से बाहर आया, रिपोर्टर से बात की और साफ साफ कहा वो सोनम से 2 मिनट के लिए मिला था। सोनम बार बार खुद को बेकसूर बता रही थी, लेकिन सोनम से बात करके उसे समझ आ गया कि राजा की हत्या सोनम ने ही करवाई है। इस गुनाह की कोई माफी नहीं है। इस पाप के लिए सोनम को फांसी पर लटका देना चाहिए। गोविंद ने कहा इस केस में जितने भी आरोपियों के नाम आए हैं वो सारे राज कुशवाहा से रिलेटेड हैं, उसके परिचित हैं, इसलिए उसे पक्का यकीन है इस केस में सोनम और राजा दोनों पूरी तरह से इन्वॉल्व हैं और उन्होंने ही राजा रघुवंशी की हत्या को अंजाम दिया। सोनम के भाई गोविंद ने कहा वो राजा के परिवार का दुख कम तो नहीं कर सकता, मां को उसका बेटा वापस तो नहीं लौटा सकता, लेकिन उसने और उसके पूरे परिवार ने सोनम के साथ रिश्ता तोड़ दिया है। अब उनका परिवार राजा रघुवंशी को इंसाफ दिलाने के लिए सोनम के खिलाफ कोर्ट में केस लड़ेगा और उसे सजा दिलवा कर रहेगा।
उसने कोई अभी ऐसा कबूल नहीं करा है कि उसने हत्या करी है, मगर जो सबूत मिल रहे हैं उस हिसाब से मुझे 100% पता है कि उसी ने ये काम करा है और करवाया गया है। अच्छा, आपकी नाम के साथ जो बाकी लोगों के नाम है वो सब कंफर्म हो गए? हाँ, वो एक्चुअली सब नाम राज कुशवाहा से रिलेटेड है, इसलिए मुझे कंफर्म है कि वो सही है। अच्छा, आपने परिवार से क्या माफी मांगी यहाँ पर जो आपने शादी करवाई थी? उसके बाद आप भावुक हुए, माँ से गले मिले, रोए, आपको पश्चाताप है क्योंकि यहाँ पर एक बेटा खत्म हो गया है? देखिए, मैं कोई होता नहीं हूँ परिवार से माफी मांगने वाला, तो मैंने माफी तो मांग ली है, मगर इस परिवार ने एक बेटा खोया है और जो मैंने लड़की दी थी उस लड़की की जगह पे मैं इस परिवार का हिस्सा हूँ, उससे रिश्ता हमने तोड़ दिया है और इस परिवार का हिस्सा मैं हूँ और आज से सभी चीजें मैं करूंगा उसके खिलाफ, क्योंकि राजा मेरा बहुत प्रिय था। असल में 8 जून को आधी रात के बाद जब सोनम गाजीपुर के ढाबे में पहुंची थी तो उसने सबसे पहले अपने परिवार वालों को फ़ोन किया था। आधे घंटे तक परिवार के लोगों से बात की थी। इसके बाद परिवार वालों ने ही पुलिस को इन्फॉर्म किया था। अगले दिन 9 जून को सोनम का भाई गोविंद गाजीपुर पहुंचा था। उसने बहन से मिलने की कोशिश की। पुलिस ने 2 मिनट का मौका दिया। उस दौरान सोनम ने गोविंद से कहा उसका राजा के मौत से कोई संबंध नहीं है, उसका कोई रोल नहीं है, उसे तो किडनैप किया गया था और कोई उसे यहाँ छोड़ कर गया है। इसलिए उस वक्त सोनम के परिवार वालों ने भी उसे बेकसूर माना था। लेकिन अब जिस तरह से सारी कड़ियाँ जुड़ गई हैं, हत्यारे गिरफ्तार हो गए हैं, राज कुशवाहा भी पकड़ा गया है, सारे सबूत सामने आ गए हैं, तो सोनम के परिवार को भी समझ में आ गया कि सोनम ने ही हनीमून पर अपने पति की हत्या करवाई। आज सोनम के भाई से मिलने के बाद राजा की मां ने कहा गुनाह सोनम ने किया, उसे इसकी सजा मिलनी चाहिए, इसमें उसके भाई की कोई गलती नहीं है। बोला कि सोनम को फांसी दिलवाई जाए, गोविंद भैया ने बोल के गए। आप गोविंद को माफ कर रहे हैं? आप उनको लगता है कि वो राजा के लिए दुखी थे, वो जी राजा के लिए दुखी थे, सोनम के लिए दुखी नहीं है। वो गोविंद की कोई गलती माता जी आपको? गोविंद की कोई गलती। अब तक पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में भी सोनम के परिवार वालों का कोई रोल सामने नहीं आया है। आज मेघालय पुलिस ने सोनम के साथ साथ राज कुशवाहा, आनंद, आकाश और विशाल को शिलोंग की कोर्ट में पेश किया। अदालत ने 5 आरोपियों को 8 दिन के लिए पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। पता यह लगा कि कोर्ट को मेघालय पुलिस ने बताया इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि राजा रघुवंशी की हत्या उसकी वाइफ और उसके प्रेमी राज कुशवाहा ने पूरी प्लानिंग के साथ की। राज कुशवाहा की हत्या के इरादे से सोनम उसे शिलोंग लेकर आई थी और सुनसान इलाके में ले जाकर विशाल, आनंद और आकाश ने राजा की हत्या कर दी। उसकी डेड बॉडी को खाई में फेंक दिया। पुलिस का दावा है कि सबूतों को छुपाने और मर्डर के केस को लूटपाट का मामला दिखाने के लिए सोनम ने वो स्कूटी वारदात वाली जगह से 10 किलोमीटर दूर ले जाकर लावारिस हालत में छोड़ दी, जिसे राजा ने किराए पर लिया था। पुलिस का दावा है कि हत्या के बाद सोनम ने हत्यारों के साथ बैठकर एक ढाबे में खाना खाया, फिर वहां से सब के सब अलग अलग दिशाओं में निकल गए। सोनम ने दोनों फोन स्विच ऑफ कर दिए। इसके बाद वो इंदौर गई, अपने प्रेमी राज के साथ इंदौर में रही और वहां से वो वाराणसी होते हुए गाजीपुर पहुंची। मेघालय पुलिस का कहना है कि जब पुलिस ने सारे डिजिटल प्रूफ जुटा लिए, टेक्निकल सर्विलांस के जरिए राज कुशवाहा को पकड़ा, उसकी निशानदेही पर आकाश, आनंद और विशाल को अरेस्ट किया, तब सोनम को समझ आ गया कि अब वो नहीं बच पाएगी, इसलिए उसने गाजीपुर में सरेंडर करने का नाटक किया। पुलिस ने कोर्ट को बताया कि पुलिस के पास राजा की हत्या के सारे सबूत हैं। हत्या में इस्तेमाल किया गया चाकू बरामद कर लिया गया है, लेकिन अभी तक न राजा का फोन मिला है और न सोनम के 2 फोन बरामद हो पाए हैं, न ही हत्या का मोटिव क्लियर हुआ है। इसलिए सभी आरोपियों को रिमांड में लेकर पूछताछ की जरूरत है। इसके बाद कोर्ट ने सोनम समेत 5 आरोपियों को पुलिस कस्टडी में भेज दिया। अब पुलिस सभी आरोपियों को उस जगह ले जाएगी जहां राजा की हत्या हुई। क्राइम सीन को रिक्रिएट किया जाएगा। हालांकि पुलिस इस केस के बारे में फिलहाल ज्यादा बोलने से बच रही है। ईस्ट खासी हिल्स के एसपी विवेक सायम ने कहा,
सोनम और बाकी चारों आरोपियों को पुख्ता सबूत मिलने के बाद ही अरेस्ट किया गया है। लेकिन मर्डर की साजिश में और कौन शामिल है, किसका क्या रोल है, ये सारी बातें आरोपियों से डिटेल में पूछताछ के बाद ही सामने आ पाएंगी। अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, वी हैव टू कंफर्म लॉट ऑफ थिंग्स, एविडेंस है उनका खिलाफ, बट सब ये साबित होगा जब आफ्टर वी फिनिश द इंटरोगेशन, एंड बहुत सारा लूज एंड्स हम लोग टाई अप करना होगा, सो वी कैन कंफर्म दैट ओनली आफ्टर हर इंटरोगेशन। बट एक्सेप्ट इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में एक्सेप्ट किया कि हाँ वो कॉन्स्पिरेसी में शामिल थे। हाँ, सी वो हम लोग हमारा एविडेंस में ये शामिल है। आई मीन इन आवर एविडेंस इट हैज प्रूवन दैट यस शी इज वेरी मच इन्वॉल्व्ड आउट देयर, बट देन इंटरोगेशन में पूरा क्लियर पिक्चर आई है। मेघालय पुलिस ने राज कुशवाहा और उसके साथियों आनंद, आकाश और विशाल के फोन बरामद कर लिए हैं। आरोपियों ने राजा की हत्या के वक्त जो कपड़े पहने थे वो भी पुलिस को मिल गए हैं। लेकिन अब तक न तो राजा रघुवंशी का फोन मिला है और न सोनम के फोन मिले हैं। पता लगा कि गुवाहाटी जाने से पहले राज कुशवाहा ने सोनम को 2 फोन दिए थे। एक कीपैड वाला नॉर्मल फोन था, दूसरा एंड्रॉयड था। सोनम ने 20 मई से लेकर 23 मई के बीच अलग अलग सिम कार्ड्स का इस्तेमाल किया। मेघालय पुलिस से पता लगा कि वारदात वाले दिन सोनम और उसका पति राजा रघुवंशी सुबह 5:30 बजे होम स्टे से चेकआउट कर रहे थे। इस होम स्टे से कुछ ही दूरी पर आकाश, आनंद और विशाल भी ठहरे थे। ये लोग भी 6 बजे होटल से निकल गए। सोनम और राजा ने पहाड़ी पर जाने के लिए करीब 6:15 बजे ट्रैकिंग शुरू की। बीच में रास्ता पूछने के बहाने सोनम ने पीछे पीछे आ रहे किलर से बात की, अपनी लोकेशन शेयर की। इसी दौरान उसने राजा से आकाश, आनंद और विशाल को मिलवाया। सुबह 7 बजे के करीब सोनम और राजा ने एक जगह रुककर चाय पी। कुछ ही देर बाद आकाश, आनंद और विशाल राजा और सोनम के साथ चलने लगे और सोनम जानबूझकर पीछे हो गई। दोपहर 1 से 1:30 बजे के बीच जब ये लोग एक ऐसी जगह पहुंचे जहां गहरी खाई थी, तो सोनम राजो को सेल्फी खिंचवाने के बहाने खाई के पास ले गई और हत्यारों को इशारा करके राजा पर वार करने को कहा। सबसे पहले विशाल ने राजा पर वार किया। इसके बाद इन लोगों ने राजा की बॉडी को खाई में फेंक दिया। इसके बाद करीब 2:30 बजे सोनम ने राजा के फोन से उसके सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट डाली। उसके बाद राजा का फोन बंद हो गया, सोनम के फोन भी बंद हो गए। जानकारों का कहना है कि सोनम राजा की हत्या के इरादे से ही उसे गुवाहाटी ले गई। सोनम से ने तय कर लिया था कि अगर कॉन्ट्रैक्ट किलर्स राजा पर अटैक नहीं करेंगे तो वो खुद राजा को खाई में धक्का देकर मार डालेगी। ये उसका प्लान बी था। हालांकि मेघालय पुलिस अभी बहुत सावधानी से बोल रही है, इसलिए शिलोंग के एडिशनल एसपी आशीष ने कहा पुलिस के पास सबूत हैं लेकिन जांच जारी है, इसलिए अभी पुलिस के लिए बोलना अच्छा नहीं है। इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, क्राइम स्पॉट पर जाना है, सबूत जुटाने हैं। तफ्तीश पूरी होने के बाद पुलिस सारी डिटेल्स खुद शेयर करेगी। जितने भी हम संदिग्ध, अपराध के संदिग्ध जितने भी हैं हमारे, कल हम उनको लेकर आए हैं, कल और आज सुबह में। आज पेपर वर्क किया जा रहा है, उनको कोर्ट में फॉरवर्ड करना है, तो अभी हमें इतना समय नहीं मिल पाया है कि हम उनकी पूछताछ कर सकें। आज के डेट में हमारे पास जो भी जिस एविडेंस के बेसिस पे हमने उनको अरेस्ट किया था, कहानी हमारी अभी वही है और बहुत स्ट्रांग, जैसा सर ने अभी कहा कि देयर आर स्ट्रांग पॉसिबिलिटीज दैट शी इज इन्वॉल्व, बट ऐसा अभी कह पाना बहुत मुश्किल है क्योंकि इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। क्या इस कॉन्स्पिरेसी में और लोग भी शामिल हो सकते हैं, मददगार? देखिए, तफ्तीश अभी हो रही है। ये अभी आपको समझना होगा कि बहुत अभी हम लोग मतलब शुरुआती स्टेजेस में ही हैं, तो आगे जैसे जैसे चीज़ें आएंगी, जैसा सर ने एकदम आपके साथ सारी चीज़ें जो है शेयर की हैं समय के साथ में, तो जैसे नई परतें खुलेंगी हम लोग आपसे बिल्कुल साझा करेंगे। राजा रघुवंशी की हत्या की जांच अभी चलेगी, एक एक करके सारे तार जुड़ेंगे। लेकिन इस केस को लेकर जिस तरह मेघालय को बदनाम किया गया वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इस घटना को ऐसे प्रचारित किया गया जैसे मेघालय में टूरिस्ट के साथ लूटपाट होती है, बाहर से आने वालों को मारकर फेंक दिया जाता है और पुलिस कुछ नहीं करती।
मैं मेघालय की पुलिस की तारीफ करूंगा कि उसने इन सारी धारणाओं को गलत साबित कर दिया। बड़ी तेजी से इतने कॉम्प्लिकेटेड केस को सुलझा दिया। जो जो इसमें इन्वॉल्व थे सबको आइडेंटिफाई किया, पकड़ लिया और सबूत हासिल कर लिए। बदनामी इंदौर की भी हुई क्योंकि सारे हत्यारे इंदौर के ही रहने वाले हैं। हत्या की प्लानिंग इंदौर में हुई। इंदौर के लोगों को अपने शहर पर बहुत गर्व है। वो कहते हैं जैसे इंदौर साफ सुथरा शहर है, वैसे ही इंदौर के लोगों के दिल भी साफ हैं। इंदौरिये रिश्ते निभाने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इंदौर की एक लड़की ने सबसे पवित्र रिश्ते का ही कत्ल कर दिया। उसका साथ देने वाले हत्यारों ने इंदौर का नाम खराब कर दिया। लेकिन अच्छी बात है कि इंदौर के लोगों ने इसको सुधारने का फैसला किया है। अब इंदौर के लोग शिलोंग जाकर मेघालय की जनता से माफी मांगेंगे। वो पूरी दुनिया को बताएंगे कि मेघालय सुंदर है, सेफ है, ताकि मेघालय के टूरिज्म को जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो सके और मेघालय एक बार फिर टूरिज्म के मैप पर आ सके। इंदौर के लोग दुखी जरूर हैं। इंदौर की छवि बरसों की मेहनत से बनी है। लेकिन मैं इंदौर के लोगों से कहना चाहता हूं कि एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना से इंदौर की इमेज को कोई डैमेज नहीं हो सकता। आप निश्चिंत रहें, इंदौर को लोग उसी तरह साफ सुथरा मानेंगे जैसा पहले मानते आए हैं। आज पश्चिम बंगाल से एक बुरी खबर आई। साउथ 24 परगना में आज फिर कम्युनल टेंशन क्रिएट हो गई। जमकर हंगामा हुआ, ईंट पत्थर चले, पुलिस की गाड़ी में तोड़फोड़ हुई। हिंसा में 3 पुलिस वाले जख्मी हो गए, जिसके बाद पुलिस ने भी फोर्स का इस्तेमाल किया, टीयर गैस के गोले छोड़े। इस वक्त हालात काबू में है। पूरे इलाके में भारी फोर्स तैनात है। हिंदू मुस्लिम के बीच यह सारा विवाद एक मामूली सी बात पर शुरू हुआ। महेश तला इलाके में एक शख्स फल बेचता था। वो कुछ दिन के लिए बाहर गया और इसी दौरान जहां उसकी दुकान थी वहां तुलसी मंदिर बना दिया गया। जब फल बेचने वाला लौटा तो उसने इसका विरोध किया। लोगों से कहासुनी हुई। चूंकि दुकानदार मुसलमान है और तुलसी मंदिर हिंदुओं ने बनाया, इसलिए यह मामला सांप्रदायिक हो गया। कुछ लोगों ने पास में मौजूद एक शिव मंदिर को निशाना बनाया और इसके बाद तो पूरे इलाके में तनाव फैल गया। मौके पर पुलिस पहुंची तो भीड़ ने पुलिस वालों पर भी ईंट पत्थर बरसाए, जिसमें 3 पुलिस वाले घायल हो गए। इसके बाद एडिशनल फोर्स मंगानी पड़ी, तब जाकर हालात काबू में आए। फिलहाल इलाके में शांति है, लेकिन बीजेपी इस मामले में लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठा रही है। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि यहां शिव मंदिर पर हमला किया गया, हिंदुओं के घरों और दुकानों में तोड़फोड़ की गई, जानबूझकर हिंदुओं को डराने की कोशिश की जा रही है क्योंकि मुस्लिम बहुल इलाका है। शुभेंदु अधिकारी ने कहा वो इस मामले को विधानसभा में भी उठाएंगे और हिंदुओं के हक की लड़ाई लड़ते रहेंगे। वहां एक खास समुदाय का टीम पुलिस का सामने 1,500 से 2,000 आकर वहां हिंदू माइनॉरिटी है, हिंदू टेंपल पर आघात किया, हिंदू दुकान और घर लूटा और बहुत सारे हिंदू लोग वहां इंजर्ड भी हुआ। मैं 2 मेजर लिया, एक मीडिया और सोशल मीडिया में पे पोस्ट किया और सेकेंड on behalf of me, my lawyer already sent a letter. मेरा लॉयर भेज दिया डीजीपी को। आप देख लीजिए किस तरह से, देखिए वहां का डेमोग्राफी भी ऐसा है। 75 से 80% मुस्लिम आबादी है, हिंदू माइनर है, हिंदू का ऊपर अत्याचार है। अब मैं आपको इस मामले का दूसरा पक्ष सुनवाता हूं। तृणमूल कांग्रेस के नेता कुणाल घोष ने कहा महेश तला में जो कुछ हुआ वो ठीक नहीं है। टीएमसी ऐसी घटना का विरोध करती है, लेकिन यह भी सच है कि कुछ लोग जानबूझकर ऐसी घटनाएं करते हैं, कम्युनल टेंशन फैलाते हैं ताकि इसका सियासी फायदा उठाया जा सके। ये पूरा प्रोवोकेटिव कैंपेन, मिस इन्फॉर्मेशन
और इसके पहले हम लोग ये भी देखा है कि कुछ लोग हैं वो बहुत गंदी तरीके से कॉन्स्पिरेसी करके खुद वो लोग ये बुरा काम करते हैं, फिर उसके कम्युनल पोलराइजेशन करने का कैंपेन करते हैं। इसके पहले ये सब पकड़ चुका है, तो शायद क्या हुआ वहां पर वो पुलिस देख रहे हैं। हम ऐसा कोई इंसिडेंट सपोर्ट नहीं करते, हम इसको विरोध करते हैं, ये सब नहीं होना चाहिए। कुणाल घोष ये कहकर नहीं बच सकते कि कुछ लोग सियासी फायदे के लिए टेंशन क्रिएट करते हैं। अगर उनके पास इस तरह की जानकारी है तो इसके सबूत पुलिस को देने चाहिए और पुलिस को ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए जो टेंशन क्रिएट करते हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल में बार बार छोटी छोटी बात पर हिंदू मुस्लिम झगड़ों की खबरें आती हैं। ये पश्चिम बंगाल की इमेज के लिए अच्छा नहीं है। आज राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव का 78वां जन्मदिन है। लालू जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने लालू जी के बर्थडे को सामाजिक सद्भावना दिवस के तौर पर मनाया। पटना में राबड़ी देवी के आवास के बाहर जश्न का माहौल था। लालू के सपोर्टर्स उन्हें बधाई देने के लिए पहुंचे और लालू यादव ने पहले परिवार के साथ मिलकर केक काटा और फिर अपने समर्थकों के बीच पहुंचे। लालू के जन्मदिन के अवसर पर कार्यकर्ताओं ने 78 किलो का लड्डू वाला केक बनवाया था। इस केक को लालू ने तलवार से काटा। राबड़ी देवी के घर के बाहर समर्थक नाचते गाते नजर आए। कोई 78 किस्मों के फलों के टोकरे लेकर पहुंचा तो कोई 78 किलो की मिठाई लेकर नाचते गाते आया। खुशी में नाचते गाते आरजेडी कार्यकर्ताओं ने कहा कि लालू यादव उनके लिए भगवान है। हर साल वो ऐसे ही लालू की लंबी उम्र की दुआ मांगते हैं, लेकिन लालू यादव के तलवार से केक काटने पर जीतन राम मांझी और जेडीयू के नेताओं ने तंज किया। जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा, लालू अब तक लाठी को तेल पिलाने के लिए जाने जाते थे, अब तलवार लहराने के लिए जाने जाएंगे। मान्यवर लालू प्रसाद जी के 78वें जन्मदिन पर तलवार से लड्डू काटा जाता है। तो माननीय लालू प्रसाद जी किडनी ट्रांसप्लांट करवाए हैं, वो सैनिटाइज था कि नहीं, यह भी एक गंभीर चिंता का विषय है। और ये तलवार, आज के दौर में जब कलम की जरूरत है तो लालू जी लाठी पिलावन के लिए जाने जाते थे, अब तलवार के लिए जाने जाएंगे। मजे की बात है कि लालू यादव के बर्थडे के मौके पर न तो तेजस्वी यादव दिखाई दिए न ही तेज प्रताप। लालू को बधाई देने वाले कार्यकर्ताओं ने कहा कि आरजेडी के सारे बड़े नेता और उनका पूरा परिवार तो अंदर मौजूद था, लेकिन तेज प्रताप और तेजस्वी कहीं नहीं थे। केक काटा गया, उस समय क्या हुआ? कौन कौन परिवार के लोग थे? तेज प्रताप भी साथ थे या नहीं थे? तेज प्रताप जी पर नजर नहीं पड़ी, मगर वहीं कहीं न कहीं लालू प्रसाद यादव पूरी धूमधाम से कार्यकर्ताओं के बीच अपना जन्मदिन मनाया। कौन कौन लोग थे परिवार से? लालू जी थे, राबड़ी जी थे और पार्टी के वरिष्ठ नेता लोग थे और तेजस्वी जी तो नजर नहीं आए। और प्रताप नजर आए? और तेज प्रताप जी से मुलाकात नहीं हो पाया हम लोगों का। तेज प्रताप को तो लालू यादव ने परिवार से निकाल दिया, इसलिए वो लालू का बर्थडे सेलिब्रेट करने नहीं पहुंचे, तो इसमें कोई बात नहीं समझ में आ जाता है। लेकिन तेजस्वी का ना पहुंचना थोड़ी हैरानी की बात है, इसलिए जेडीयू के नेताओं ने इसे भी सियासी मुद्दा बनाया। लेकिन मुझे लगता है कि जन्मदिन के मौके पर लालू यादव को सिर्फ शुभकामनाएं मिलनी चाहिए, उनकी दीर्घ आयु की कामना करनी चाहिए। आज के दिन किसी तरह की सियासी बात करना, कोई सियासी कमेंट करना ठीक नहीं है। अमेरिका के बहुत खूबसूरत और दूसरे सबसे बड़े शहर लॉस एंजलिस में हालात अभी भी तनावपूर्ण बने हुए हैं, जबरदस्त टेंशन है। सड़क पर प्रदर्शनकारियों की कल जैसी भीड़ तो नहीं है, क्योंकि डाउनटाउन में कर्फ्यू लगा दिया गया है। एलए की मेयर कैरन बास ने कहा कि जो भी हिंसा करेगा, दुकानों को लूटेगा, उसके साथ सख्ती की जाएगी। असल में
माइग्रेंट्स की गिरफ्तारी के खिलाफ जो लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, उन्होंने शोरूम्स लूटने शुरू कर दिए थे। 23 बड़े शोरूम्स में लूटपाट के बाद ही एलए की मेयर ने कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया। हालांकि कर्फ्यू केवल ओल्ड एलए में 2.5 किलोमीटर की रेंज में लगाया गया है। कर्फ्यू लगाने के बाद एलए डाउनटाउन में बड़े पैमाने पर प्रोटेस्टर्स को गिरफ्तार किया जा रहा है। हजारों की तादाद में पुलिस वाले नेशनल गार्ड की मदद से प्रोटेस्ट करने वालों को अरेस्ट कर रहे हैं। पुलिस की सख्ती के बाद एलए में विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला टूटने लगा है और अब गिने चुने लोग ही ट्रंप सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए बाहर निकल रहे हैं और जो लोग घरों से बाहर आ रहे हैं उन्हें फौरन अरेस्ट किया जा रहा है। एलए से आज एक इंटरेस्टिंग तस्वीर भी आई। यहां पुलिस वाले सड़क से लावारिस आईफोन समेटते नजर आए। असल में दंगाइयों ने एप्पल के एक शोरूम से आईफोन्स लूट लिए थे, लेकिन कंपनी ने इन सब फोन्स को लॉक कर दिया। रिमोट से फोन में अलार्म बजने लगे और मैसेज आने लगे कि फोन तुरंत नजदीकी एप्पल शोरूम पहुंचाए जाएं। इसके बाद लुटेरे आईफोन सड़क पर छोड़कर भाग गए। बाद में पुलिस वालों ने ये फोन जमा किए। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि एलए के प्रोटेस्ट असल में अमेरिका पर हमला है। विदेशियों ने अमेरिका पर आक्रमण कर दिया है और इसलिए उन्होंने सेना भेजकर दंगे को कुचलने का फैसला किया। ट्रंप ने कहा कि इमिग्रेंट्स ने एलए को कचरे के ढेर में तब्दील कर दिया था, अब वो उसकी सफाई कर रहे हैं। What you're witnessing in California is a full-blown assault on peace, on public order, and on national sovereignty carried out by rioters bearing foreign flags with the aim of continuing a foreign invasion of our country. We're not going to let that happen. Within the span of a few decades, Los Angeles has gone from being one of the cleanest, safest, and most beautiful cities on earth to being a trash heap with entire neighborhoods under the control of transnational gangs and criminal networks. It's horrible what's happened so quickly. As the entire world can now see, uncontrolled migration leads to chaos, dysfunction, and disorder. And you know what? They have it in Europe too. It's happening in many of the countries of Europe. They don't like it when I say it, but I'll say it loudly and clearly. They better do something before it's too late. Very simply, we will liberate Los Angeles and make it free, clean, and safe again. It's happening very quickly. दूसरी तरफ कैलिफोर्निया के गवर्नर ने कहा कि ट्रंप पूरे अमेरिका को आग में झोंक रहे हैं। वो सेना तैनात करके विरोधियों को डराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन डेमोक्रेटिक पार्टी और कैलिफोर्निया स्टेट ट्रंप की तानाशाही को कभी कबूल नहीं करेंगे। इसे कानूनी तौर पर और सियासी तौर पर चैलेंज करेंगे। Trump is pulling a military dragnet all across Los Angeles. ट्रंप पूरे लॉस एंजलिस में सेना का जाल बिछा रहे हैं। उन्होंने कहा था कि वो केवल हिंसक और गंभीर अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में ये उससे आगे की बात है। उनके एजेंट डिश वॉशर्स को, मालियों को, दिहाड़ी मजदूरों और दर्जियों को गिरफ्तार कर रहे हैं। ये सिर्फ कमजोरी है, कमजोरी जो ताकत की आड़ लेती दिख रही है। डोनाल्ड ट्रंप की सरकार हमारे समुदायों की सुरक्षा नहीं कर रही, बल्कि वो हमारे समुदायों में डर पैदा कर रहे हैं और यही उनका असल मकसद है। कैलिफोर्निया अपनी लड़ाई जारी रखेगा। हम अपने लोगों की ओर से, अपनी सारी जनता की ओर से यह संघर्ष जारी रखेंगे। अदालतों में भी हमने कल ही अमेरिका के एक बड़े शहर में डोनाल्ड ट्रंप की सेना तैनात करने के बेलगाम कदम के खिलाफ अदालत में अर्जी दायर की है। आज हमने कोर्ट से इमरजेंसी ऑर्डर जारी करने को कहा ताकि हम लॉस एंजलिस में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सेना के इस्तेमाल पर रोक लगा सकें। कैलिफोर्निया के गवर्नर अभी भी संविधान की बात कर रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन को इशू बना रहे हैं, लेकिन एलए में पिछले 6 दिन में जो कुछ हुआ, जिस तरह से हिंसा हुई, जिस तरह से लूटपाट हुई, उसमें स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन से ज़्यादा ज़रूरी है हालात पर काबू पाना। और ट्रंप ने नेशनल गार्ड्स को भेजकर, मरीज को भेजकर वही किया। आज प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए एक अच्छी खबर आई। पिछले 1 हफ्ते से डोनाल्ड ट्रंप का खुला विरोध कर रहे इलॉन मस्क ने आज ट्रंप के साथ पैचअप के संकेत दिए। मस्क ने आज ट्वीट किया कि प्रेसिडेंट ट्रंप के बारे में बोलते हुए
वो कुछ ज्यादा ही बहक गए थे, अपनी पोस्ट में कुछ ज्यादा ही उल्टा सीधा लिख दिया था और उन्हें इस बात का अफसोस है। इलॉन मस्क के इस ट्वीट को ट्रंप के साथ सीज फायर की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। पिछले हफ्ते ट्रंप के बिग ब्यूटीफुल बिल का विरोध करते करते इलॉन मस्क ने राष्ट्रपति के ऊपर पर्सनल अटैक शुरू कर दिया था। मस्क ने आरोप लगाया था कि ट्रंप के बिग ब्यूटीफुल बिल की वजह से अमेरिका कर्ज में डूब जाएगा, अमेरिका की इकोनॉमी तबाह हो जाएगी। इस पर ट्रंप ने कहा था कि उन्होंने टेस्ला की इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर सब्सिडी खत्म कर दी है, इस वजह से मस्क नाराज हो गए हैं और इसके बाद मस्क ने ट्रंप के खिलाफ इंपीचमेंट और उनकी जगह वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस को राष्ट्रपति बनाने की वकालत शुरू की। जब ट्रंप ने मस्क की कंपनियों के सरकारी ठेके खत्म करने की धमकी दी तो मस्क ने कहा ट्रंप उनके सपोर्ट के बगैर चुनाव नहीं जीत सकते थे और इसके बाद मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप को सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के एक केस में आरोपी बता दिया। हालांकि रिपब्लिकन पार्टी के कई नेता इलॉन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप के बीच पैचअप कराने की कोशिश कर रहे थे और अब मस्क ने खुद अपनी हरकतों पर अफसोस जता दिया है। डोनाल्ड ट्रंप पर पर्सनल अटैक करने को अपनी गलती माना है। मैंने पिछले हफ्ते ही कहा था कि अमेरिका में प्रेसिडेंट की पावर अनलिमिटेड होती है। कुछ ही दिनों में मस्क को इसका एहसास हो जाएगा। आज इलॉन मस्क ने जो ट्वीट किया उससे क्लियर है कि मस्क को समझ आ गया कि प्रेसिडेंट ट्रंप से झगड़ा करना उन्हें भारी पड़ेगा, इसलिए उन्होंने पैचअप के संकेत दिए हैं। लेकिन अब देखना यह कि ट्रंप इलॉन मस्क को माफ करते हैं या नहीं। अब मैं आपको ऐसा वीडियो दिखाता हूं जिसे देखकर आपको हंसी भी आएगी, थोड़ा बहुत गुस्सा भी आएगा। यूपी में एक नेताजी के सम्मान समारोह में लोगों ने नेताजी की पिटाई कर दी। बुलाया था तो सम्मान करने के लिए। जौनपुर की घटना है। यहां सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के अध्यक्ष महेंद्र राजभर को एक गांव में सम्मान करने के लिए इनवाइट किया गया था। इस प्रोग्राम में पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ब्रजेश राजभर ने महेंद्र राजभर को मंच पर बुलाया, हाथों में फूल माला लेकर नेताजी की तारीफ की, लेकिन 2-4 वाक्य कहने के बाद अपना टोन बदल दिया। कहा कुछ लोग राजभर समाज के साथ गद्दारी कर रहे हैं, सिर्फ अपने परिवार का विकास करने में लगे हैं। इतना कहने के बाद ब्रजेश राजभर ने पार्टी के अध्यक्ष को मालाएं पहनाई और फिर उन पर थप्पड़ों की बरसात भी कर दी। लोगों ने विधानसभा लोकसभा भेजा तो हम लोगों की पैरवी नहीं की, वो अपनी पैरवी करके अपने बेटे अपने परिवार के लिए काम कर रहे हैं। तो ऐसे तमाम ऐसे आकांक्षी तेरा जो है कि जो गाजी का जिन्न कहे अभी राजद भैया ने, तो जिन्न उन लोगों के अंदर आ गया है और छत्रपति सम्राट महाराजा सुहेलदेव जी का नाम केवल बेचा जाए। तो कुछ ऐसे आताताई हैं जो समाज को लूट और ठग रहे हैं। ऐसे ही आताताई और लुटेरों का अब हम लोग परित्याग करेंगे और सोशल मीडिया आजकल कैमरे हर जगह होते हैं, कोई बात छुपती नहीं है। ये घटना सबक है उन नेताओं के लिए जो अपनी जाति को वोट बैंक बनाकर नेता बन जाते हैं, जाति के नाम पर सियासत करते हैं और अपने पारिवारिक विकास में लगे रहते हैं। आज की बात में इतना ही। मेरी आपसे अगली मुलाकात कल रात 9 बजे होगी।